हर एक बिजनेस या एक कंपनी में एक मिस्टर मार्केट रहता है। किसी भी वैल्यू इन्वेस्टर को ये पता होता है कि ये मिस्टर मार्केट किसी प्राइवेट कंपनी के एक मैनिक डिप्रेसिव पार्टनर की तरह है। ये मिस्टर मार्केट रोज़ आपको अपने स्टॉक खरीदने या बेचने का ऑफर करता है डिपेंडिंग ऑन हिज मूड स्विंग्स। सपोज किसी दिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है और आपको बहुत ही कम प्राइस पर अपने शेयर बेचता है। वो अपनी रियल बिजनेस वैल्यू से भी नीचे आपको शेयर बेचता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और आपसे आपके शेयर खरीदने की बात करता है एट ए वेरी हाई प्राइस दैट इज़ अबव द बिजनेस इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों, ऑथर ने मिस्टर मार्केट के बारे में एक बहुत ही सिंपल सी बात बताई है कि आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मिस्टर मार्केट क्या करेगा और इसे कब करेगा। फिर भी बहुत से वैल्यू इन्वेस्टर इस बेस पर इन्वेस्ट करते हैं कि वो जानते हैं कि आखिर मिस्टर मार्केट क्या करेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि मिस्टर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज जो कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में दी गई हैं, जिसके ऑथर बेंजामिन ग्रैहम है। दोस्तों, इन 1914 जब ग्रैहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने वॉल स्ट्रीट में काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने लगभग 15 साल तक वॉल स्ट्रीट में काम किया और उन 15 सालों में उन्होंने अपने कैरियर में काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाई। बट अनफॉर्चुनेटली और लोगों की तरह जब 1929 में मार्केट क्रैश हुआ तो ग्रैहम ने भी अपनी सारी वेल्थ खो दी और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। दोस्तों, उन एक्सपीरियंसेस ने ग्रैहम को डाउनसाइड रिस्क को कम करना सिखाया बाय इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जिनके शेयर्स कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू के बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे थे। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर लिक्विडेशन वैल्यू होती क्या है, दोस्तों, लिक्विडेशन वैल्यू किसी कंपनी के फिजिकल एसेट की एक नेट वैल्यू होती है। लिक्विडेशन वैल्यू में कंपनी के रियल एस्टेट, फिक्सचर्स, इक्विपमेंट्स और इन्वेंट्री आती है। इन सिंपल वर्ड्स, ग्रैहम का गोल था उन एसेट्स को 50 सेंट्स में खरीदना जिनकी वर्थ $1 है, और ऐसा करने के लिए उन्होंने मार्केट की साइकोलॉजी को समझा और मार्केट फियर्स को अपनी एडवांटेज के रूप में यूज़ किया। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही वैल्यूएबल की पॉइंट्स जो कि उन्होंने अपनी बुक में शेयर किए, जो आपको भी इन्वेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। फर्स्ट की पॉइंट इज़ इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। दोस्तों, ग्रैहम ने सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन को डिस्टिंग्विश किया। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली है एक थॉरो रिसर्च, सेकेंड वन इज़ सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड द थर्ड वन इज़ एडिक्वेट रिटर्न। सबसे पहले आती है एक थॉरो रिसर्च। दोस्तों, अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो शेयर खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में एक रिसर्च करना चाहिए। आपको उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी काफ़ी रिसर्च करना चाहिए। दोस्तों, बिना किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाने बिना स्टॉक खरीदना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। सेकेंड वन इज़ सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। दोस्तों, बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि इसमें उनके पैसों की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, इसमें उनके प्रिंसिपल अमाउंट की ही कोई सेफ्टी नहीं है, तो प्रॉफिट की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ग्रैहम का कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट तभी करें जब वो इन्वेस्टमेंट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को भी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी ना खो दें। दोस्तों, वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि नेवर लूज योर मनी। थर्ड वन इज़ एन एडिक्वेट रिटर्न। दोस्तों, ग्रैहम का कहना है कि आपको सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक एडिक्वेट रिटर्न भी गारंटीड होना चाहिए। एटलीस्ट आपको इतनी सी श्योरिटी तो होनी चाहिए कि आपको अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे किसी बैंक से ज़्यादा का ही रिटर्न मिले। तो दोस्तों, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है।
इसके अलावा जो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है वो स्पेकुलेशन है। इन सिंपल वर्ड्स, इन्वेस्टर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं जब भी वो किसी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यही लेवल ऑफ रिस्क इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच का एक मेन डिफरेंस है। जब कोई पर्सन पैसे स्पेंड करता है इस उम्मीद में कि उन्हें इसका गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में उन्होंने थॉरो रिसर्च और सेफ्टी प्रिंसिपल को मेजर करते हुए इन्वेस्टमेंट की है। बट एट द सेम टाइम अगर सेम पर्सन बिना कोई रिसर्च किए हाई रिस्क पे पैसे स्पेंड करते हैं तो इसे स्पेकुलेशन कहते हैं। दोस्तों, अमाउंट ऑफ रिस्क ही इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच का एक प्राइमरी डिफरेंस है। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्फ्लेशन को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि थ्रू आउट द टाइम मार्केट किस तरह से फ्लक्चुएट हुआ है। पुराने डेटा को देखा जाए तो ये साफ है कि जब भी इंटरेस्ट रेट ऑसिलेट करते हैं उस टाइम पर इंटरेस्ट जनरली इंक्रीज ही होता है। हाउएवर, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट को फॉरकास्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। हम कभी भी नहीं जान सकते कि फ्यूचर क्या होगा, बट हम पिछले 20 सालों के इंटरेस्ट रेट्स को कंसिडर करके और उन्हें एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज़ करके फ्यूचर को फॉरकास्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी बस इसीलिए कि फ्यूचर सर्टेन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी सभी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक्स या बॉन्ड में करंट इन्वेस्ट रेट पर ही कर देना चाहिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो से आने वाली इनकम पर डिपेंड होता जाता है उतनी ही ज़्यादा खुद को अनएक्सपेक्टेड से बचाने की उनकी नीड और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। दोस्तों, खुद को इन्फ्लेशन के रिस्क से बचाने के लिए बहुत से इन्वेस्टर 2 टाइप की एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहली है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों, कंपनीज कोई रेजिडेंशियल या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को खरीद लेती हैं और उनसे हर महीने रेंट कलेक्ट करती हैं। सेकेंड वन इज़ ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज़। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स में यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होते हैं जब भी हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है। थर्ड वन इज़ द एक्टिव एंड डिफेंसिव इन्वेस्टर। दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो की अग्रेसिवनेस आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं इस बात पर डिपेंड करती है। ऑथर ने 2 ऐसे वेज बताए हैं जिससे आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। फर्स्ट इज़ एक्टिव अप्रोच। दोस्तों, एक्टिव अप्रोच में कंटिन्यूली रिसर्च, चूज बॉन्ड्स या स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को ऑब्जर्व करना आता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक थॉरो रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। सेकेंड वन इज़ पैसिव अप्रोच। दोस्तों, पैसिव अप्रोच का मतलब है कि एक परमानेंट पोर्टफोलियो तैयार करना जिसे आपकी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत ना हो और जो कि ऑटोमेटिकली चलता रहे, लेकिन इसके रिज़ल्ट से आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। दोस्तों, वैसे तो ये दोनों ही अप्रोचेस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन इन दोनों में से जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो या आप जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो उसी अप्रोच को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने एंटायर इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम में एक ही अप्रोच को फॉलो करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो आपको एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहिए। एट द सेम टाइम लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप पैसों के बारे में सोचना ज़्यादा पसंद नहीं करते, आप शांत रहना पसंद करते हैं, तो आपको एक पैसिव इन्वेस्टर बनना चाहिए। फोर्थ वन इज़ द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। दोस्तों, ग्राहम का कहना है कि एक इन्वेस्टर के रूप में आपको कितना डिफेंसिव होना चाहिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करने के लिए कितना टाइम और कितनी एनर्जी देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मार्केट की फ्लक्चुएशन को देखते हुए एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बॉन्ड्स को छोड़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करेगा?
क्योंकि ग्रैहम ने कहा है कि इन्फ्लेशन के रिस्क की वजह से स्टॉक्स या बॉन्ड में पूरी तरह से इन्वेस्ट करने के लिए आपको वल्नरेबल बनना होगा। इसलिए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आप हमेशा कम से कम पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो कि हर डिफेंसिव इन्वेस्टर बैटल करता है वो है ये बिलीव करना कि वो बिना कोई रिसर्च किए स्टॉक्स खरीद सकता है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या आपको एक पॉजिटिव फीलिंग होती है उस कंपनी के बारे में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस बिलीव में उसके स्टॉक्स खरीद लें। बिना किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जाने बिना स्टॉक्स खरीदना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने ये स्टेट किया था कि जितना किसी पर्सन को लगता है कि वो एक सब्जेक्ट के बारे में जानता है, उतनी ही इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि वो उतना ही कम उस सब्जेक्ट के बारे में जानता है। दोस्तों, ये फिनोमिनन उन काउंटलेस इन्वेस्टर्स में देखा जा सकता है जो कि Amazon.com के शेयर्स खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज कि वो Amazon की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी नॉलेज मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।